नमस्कार, खबरें अभी तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगीड़ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खबर की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा से खबर आपको बता रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कई बैठकें लेने वाली हैं। पंचकुला में सुबह 10 बजे मिशन कर्मयोगी हरियाणा की बैठक में शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कैंप ऑफिस में बैठकों में शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। तो दोपहर 3 बजे जनसंवाद की बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पंचकुला में सुबह 10 बजे अब से कुछ ही देर बाद मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में कार्यक्रम का आज आयोजन होने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैंक ऑफिस में बैठकों में शामिल होंगे आज सीएम। तो वहीं दोपहर 3 बजे वो जनसंवाद करने वाली हैं और शाम को 6 बजे हरियाणा में नए प्ले स्कूल खोलने को लेकर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही नैतिकता शिविर में भी आज शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। आज सीएम मनोहर लाल की मैराथन बैठकों का दौर जारी। कई कार्यक्रम आज उनके प्रस्तावित है, कई बैठकें उनकी प्रस्तावित है जिनकी वो अध्यक्षता करने वाली हैं। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाली हैं, जहां अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं कैंप ऑफिस में बैठकों में भी सीएम मनोहर लाल आज शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है। जनसंवाद को लेकर बैठक रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने वाली है। तो वहीं शाम 6 बजे के कार्यक्रम की अगर बात करें तो नए प्ले स्कूल खोलने को लेकर बैठक होने वाली है। तो वहीं इसके साथ ही नैतिकता शिविर में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। आज सीएम मनोहर लाल अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए भी नजर आएंगे। हरियाणा से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित, कई बैठकों का दौर आज पूरे दिन जारी रहेगा। अब से कुछ ही देर बाद भी मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सीएम मनोहर लाल की मैराथन बैठकें आज शाम 6 बजे नए प्ले स्कूल खोलने को लेकर बैठक करेंगे सीएम मनोहर लाल। उसके साथ ही कई अधिकारी भी इस दौरान शामिल होंगे। नैतिकता शिविर में वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए नजर आएंगे अधिकारियों को। पंचकुला में भी उनका एक कार्यक्रम है। सीएम मनोहर लाल की मैराथन बैठकें हैं आज पूरा दिन सीएम मनोहर लाल का व्यस्त। बैठकों का दौर आज पूरे दिन लगातार जारी रहेगा, बैठकों का सिलसिला। और चलिए हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आज पंचकुला में मिशन कर्मयोगी हरियाणा को लेकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित करने जा रही हैं, जिसमें वो शिरकत करेंगे। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं अनिल? देखिए, पहले तस्वीर दिखा रहा हूं। मुख्य सचिव संजीव कौशल यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होना है। मिशन कर्मयोगी हरियाणा के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर सभी अधिकारियों को नैतिकता का पाठ यहां पर पढ़ाएंगे। नैतिकता शिविर है ये। इस शिविर के में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई वरिष्ठ IAS अधिकारी, IPS अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। SCS अधिकारी भी यहाँ पे आ रहे हैं। IRS अधिकारियों को भी बुलाया गया। थोड़ी ही देर में जो ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नैतिकता शिविर ये रखा गया है। एथिक्स कॉन्क्लेव इसको नाम दिया गया और एथिक्स कॉन्क्लेव के जरिए कहना कि एक अधिकारी होता है, ब्यूरोक्रेट्स होता है, उनको किस तरीके से नैतिकता का पालन करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अधिकारियों को बताया जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि इंसान को कर्मयोगी होना चाहिए और मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा में मिशन कर्मयोगी हरियाणा एक कार्यक्रम जारी कर रखा, उसके तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य सचिव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम पुलिस अधिकारी IAS यहाँ पे पहुँचे हैं, IPS यहाँ पे पहुँचे हैं। कई वरिष्ठ SCS अधिकारी पहुंच चुके हैं। IRS अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए कहना कि मुख्यमंत्री सभी जितने भी यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहेंगे उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे कि एक अधिकारी को किस तरीके से नैतिकता का पालन करना चाहिए, किस तरीके से एक अधिकारी का लोगों के प्रति आचरण होना चाहिए, एक अधिकारी को किस तरीके से लोगों के प्रति व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो सारे के सारे जनता के सेवक है। जनता की सारे अधिकारी नौकरी करते हैं। मुख्यमंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं जन सेवक हूँ। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि वो भी जनता की सेवा के लिए है। तो ऐसे में जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी कहना कि जनता की सेवा करनी चाहिए। जनता की सेवा के लिए उनको लगे रहना चाहिए और जनता की सेवा करते हुए जो एक सरकारी कर्मचारी का, अधिकारी का एक जो आचरण है, आचरण अच्छा हो, इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जितने भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे उनको मोटिवेट करने का काम मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी जरा जानकारी चाहेंगे। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या कुछ पूरी जानकारी इन कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर बाद पंचकुला के अंदर मौजूद रहने वाले हैं, जहां पर मिशन कर्मयोगी जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से शिरकत की जाएगी। खासतौर से जब लोकतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, तो उसमें अधिकारियों की जो भूमिका है वो सुशासन देने में एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही ध्येय है कि इस प्रकार के जो अधिकारी है उन अधिकारियों को कर्मयोगी बनने का जो संदेश है वो दिया जाए। जनता के साथ जब संवाद रहता है या फिर जनता की जो समस्याएं हैं उनके निवारण को लेकर के अगर वो एक कर्मयोगी के तौर पर अपनी भूमिका को रखेंगे तो सुशासन देने में काफ़ी अहम भूमिका जो है वो रहने वाली है। क्योंकि कई जो तबके के जो लोग हैं वो इस प्रकार के हैं जो अधिकारियों के समक्ष आने में जो है हिचकते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों की ये भूमिका किस प्रकार से तैयार की जाए कि जो लोग हैं वो उनसे सीधा संबंध जो है वो स्थापित कर सके और साथ ही साथ जो सेवाएं जो डिलीवर करने का काम अधिकारियों को करना है उनको लेकर के वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो ये इस प्रकार की एक नैतिकता जो है वो अधिकारी अगर अपनाएंगे तो इससे सुशासन देने में काफी बड़ी जो भूमिका है वो बनते हुए नजर आएगी। और इसी को लेकर के पंचकुला PWD रेस्ट हाउस में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो करीब 3 बजे जनसंवाद जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को दूर करने को लेकर के शुरू किए गए थे, उस कार्यक्रम में जिन समस्याओं को लोगों की तरफ से रखा जाता है उन पर किस प्रकार का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री केवल लोगों के बीच में जाते हैं और फिर उसके बाद उन समस्याओं के निवारण को लेकर के कोई उनकी सुध नहीं लेता। खुद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, जो वायदे जो घोषणाएं लोगों के बीच में की हैं उनको लेकर के समीक्षा इस प्रकार की बैठक के जरिए समय समय पर की जाती है। और आज भी इसी प्रकार की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं, जिसमें जो समस्याएं हैं उसमें कितने प्रतिशत जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो चुका है, उसकी टाइमलाइन क्या रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या घोषणा वहां पर की गई थी, कब तक ये समस्या जो है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। इस प्रकार की जो समीक्षा है वो मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आते हैं। और आज शाम 6 बजे प्ले वे स्कूल जो है वो खोलने की घोषणा जो है पहले ही की जा चुकी है कि जो आंगनवाड़ी है वहां पर प्ले वे स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। इस प्रकार के 4000 प्ले वे स्कूल खोलने का ध्येय जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। करीब 2500 जो जगह है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है जहां पर इस प्रकार के जो प्ले वे स्कूल है वो खोले जाएंगे। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री आज शाम 6 बजे एक बैठक भी करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रही हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है। 59 श्रेणियों के ग्रुप सी पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं। चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो मैं आपको बताते चले कि सोमवार को हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक हटाई थी। पूरी खबर जानेंगे। देखिए, कई विभागों में 59 श्रेणियों के ग्रुप सी पदों के लिए परिणाम की घोषणा कर दी गई है। कई विभागों की भर्तियों में आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले गए हैं। तो चलिए, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। अनिल, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी के जो रिजल्ट थे वो यहाँ पर जारी कर दिए, जहां पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई थी और रोक के हटते ही रिजल्ट जारी कर दिए गए। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक बड़ी सौगात युवाओं को मिली है। एसएससी की तरफ से ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है और काफ़ी समय से ये रिजल्ट पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से इसके रिजल्ट आउट करने पर रोक लगाई गई थी। कल शाम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो रोक थी उस रोक को हटा दिया गया था। हरियाणा सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया था और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को आश्वस्त हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था कि जो भी याचिकाकर्ता हैं, जिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुल 19 जो याचिकाएं लगाई गई है उनके जो पद है वो खाली छोड़े जाएंगे। उसके बाद ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था और कहीं ना कहीं फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ग्रुप सी पर जो लगी रोक थी उस रोक को हटा दिया गया था। और ग्रुप सी में कुल 20,000 से ज़्यादा जो ये पद थे उनमें से जो 59 कैटेगरी है उन 59 कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया गया। और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं युवाओं को एक नौकरी की सौगात मिली है। कल शाम को जैसे ही एसएससी हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई, रिजल्ट जो रोक पहले लगी थी उस रोक को हटाया
पाया गया, उसके बाद एसएससी ने रिजल्ट को आउट कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिलहाल जो 59 कैटेगरी का जो रिजल्ट जारी किया गया 20,000 नौकरियों में से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात प्रदेश के युवाओं को मिली है। इसी रिजल्ट के ऊपर जो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है जवाहर यादव, उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश के युवाओं को 10,000 से ज़्यादा नौकरियों की एक बड़ी सौगात दी गई। वहीं जवाहर यादव की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को भी टैग किया गया। कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि कांग्रेस सरकार के 10 साल के राज में कितनी युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई थी। यानी इन नौकरियों को लेकर जो रिजल्ट आया, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब एक जो वाद विवाद भी शुरू होगा, क्योंकि हरियाणा में एक रोजगार बड़ा मुद्दा है। प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर युवाओं को अब नौकरियां दी गई है। बड़े स्तर पर जो ग्रुप सी के जो रिजल्ट है 59 कैटेगरी के वो जारी किए गए। आने वाले दिनों में जो बची हुई कैटेगरियां उनके भी रिजल्ट आने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब बड़े स्तर पर युवाओं को नौकरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार के जो गठबंधन के जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष पर अब सवाल खड़े करेंगे कि विपक्ष के समय में कितनी नौकरियां युवाओं को मिली थी। बिल्कुल अनिल, साथ ही साथ जानना चाहेंगे देखिए हरियाणा सरकार की कितनी भूमिका इसमें मानी जा सकती है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कोर्ट को कहा था कि जो 19 याचिकाएं दायर की गई थी उनके लिए 20,000 पदों की जो भर्तियां हैं उनको ना रोका जाए। देखिए, क्योंकि जो ग्रुप सी के जो पेपर है, जो रिजल्ट है, वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है नौकरी की, ये एसएससी इसको कंडक्ट करती है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्योंकि जब ग्रुप सी का जो रिजल्ट आना था उससे पहले कुछ याचिकाएं हाई कोर्ट में लगाई गई थी। उन कुल 19 याचिका लगाई गई थी। याचिकाओं में कहीं ना कहीं ग्रुप सी की प्रक्रिया पर जो सवाल वो खड़े किए गए थे, वो हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से एजी की तरफ से हाई कोर्ट को आश्वस्त किया गया था कि जो याचिका लगाई गई, जिन 19 लोगों ने याचिका लगाई है, 19 जो पद है उन लोगों के लिए, याचिकाकर्ता के लिए वो पद खाली छोड़ दिए जाएंगे। बाकी जो रिजल्ट है वो निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा ये नौकरियां थी। तो 20,000 से ज़्यादा जब युवा इन याचिकाओं से प्रभावित हो रहे थे और याचिकाएं तक कुल कमी लगी थी हाई कोर्ट में, तो ऐसे में 19 जो याचिका लगी थी उनके लिए जो पद है वो वैकेंट पहले छोड़ दिए गए हैं और बाकी जो रिजल्ट है वो एक एक करके जारी किया जाएगा। 20,000 से ज़्यादा ये नौकरियां बनती है। इनमें से 59 कैटेगरी का रिजल्ट है वो एसएससी की तरफ से अब जारी कर दिया गया। अब जल्दी ही जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब आगे रुख करेंगे उत्तराखंड का, और उत्तराखंड में यूसीसी का मुद्दा जो है वो लगातार गरमाए हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होना है यूसीसी विधेयक। धामी सरकार आज यूसीसी विधेयक पेश करने वाली है। राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण विधेयक बिल भी पटल पर रखे जाएंगे। सदन में हंगामे के आसार है। 8 फरवरी तक ये विधानसभा सत्र चलने वाला है और आज का दिन सदन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया जाना है। धामी सरकार की प्राथमिकता है इस बिल को पेश करना। इसके साथ भी और भी कई ऐसे विधेयक हैं जो पटल पर रखे जाएंगे, जिनको लेकर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं सदन में हंगामे के आसार, और 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र उत्तराखंड का ये चलने वाला है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज यूसीसी विधेयक पेश होना है। चलिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, बात अगर यूसीसी की हो तो आज का दिन उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि यूसीसी का जो मुद्दा है वो लगातार उत्तराखंड में गरमाया हुआ नजर आ रहा था। लगातार जो बयानबाजी है वो सियासी गलियारों में देखने को मिल रही थी। देखिए दीपिका, आज का दिन बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में। और धामी सरकार एक नई इबारत को लिखने जा रही है। आज विधानसभा का दूसरा दिन है, लेकिन हंगामे के आसार नजर आते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। उत्तराखंड में है यूसीसी, यानी यूसीसी का जो विधेयक है आज वो पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसको पटल पर रखेंगे। इसके साथ ही 2 विधेयक आने हैं, क्योंकि 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक भी आज पटल पर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ इस यूसीसी के पटल पर रखने से पहले ही विपक्ष में नाराजगी नजर आती है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के जो कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य हैं उन्होंने कल ही इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ उनकी वजह थी कि इस वक्त जो कार्य संचालन है विधानसभा की, उसके नियमानुसार कार्य नहीं हो रहा है। ये आरोप विपक्ष ने लगाए थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति से अपना इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन आज क्योंकि खास रहने वाला है यूसीसी को लेकर के, तो यूसीसी पर जब हमने विपक्ष से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी उनको प्रति पढ़ने के लिए नहीं मिली है और जब उनको प्रति पढ़ने के लिए मिलेगी तब उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अब पटल पर जब ये विधेयक रखा जाएगा उसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद ये राज्यपाल के पास पहुंचेगा अनुमोदन के लिए। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ये तीनों अलग अलग होती है। अगर ये संघ सूची का विषय आता है तो संघ सूची के 100 विषय होते हैं, राज्य सूची के
61 विषय होते हैं और जो संवर्ती सूची होती है उसके 52 विषय होते हैं। अगर ये संवर्ती सूची में शामिल होता है तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। और ये विपक्ष पहले से सवाल उठाता रहा है कि संवर्ती सूची का विषय यूजीसी है, इसको राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती है। लेकिन क्योंकि अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के पास भी है, अगर राज्यों की संवर्ती सूची की बात करें और केंद्र सरकार के पास भी है, तो विपक्ष पहले से कहता रहा है कि अगर केंद्र सरकार यूजीसी से लाता है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। बहरहाल आज धामी सरकार एक नई इबारत को लिखने जा रही है जिसका इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है। और क्योंकि यूसीसी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, इस वक्त हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद जी भी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इधर आ जाइए, तो जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि यूसीसी को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं और आप थोड़ा सा विरोध भी करें कि किस तरह का दिन रहेगा। क्या सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि हम यूसीसी का विरोध नहीं करते। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आप यूसीसी ला रहे हैं तो यूसीसी का ड्राफ्ट रखने के बाद कम से कम एक दिन का समय यूसीसी पे अध्ययन के लिए सबको दिया जाना चाहिए। आज ड्राफ्ट रहे हैं 11 बजे, आप कह रहे हैं कि आफ्टर लंच हम उस पर चर्चा करेंगे, तो इतने कम समय में इतने बड़े यूसीसी का अध्ययन कैसे हो पाएगा। हमारा ये कहना है कि एक ऐसी सरकार है जो कोई विधेयक ला रही है उस पर चर्चा के लिए डर रही है। सरकार चर्चा न हो इसका बहाना बना रही है। सरकार डर रही है, विपक्ष नहीं डर रहा है। विपक्ष तो तैयार है चर्चा करने के लिए, लेकिन अध्ययन करने का समय तो देंगे तब तो चर्चा होगी। तो सरकार भाग रही है। और दूसरी तरफ सरकार से हम ये कह रहे हैं, जब आपने सत्रावसान नहीं किया और उसी सत्र को कंटिन्यू किया तो आप प्रश्नकाल कैसे खत्म कर सकते हैं। विधानसभा संचालन नियमावली जो बनी हुई है, जो हमारा संविधान है, उससे बाहर जाकर आप कैसे नियमों को उल्लंघन करके ताक पर रखकर जो है कि कैसे सत्र चला रहे हैं। कल हमारे नेता और सीनियर लीडर प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जब आप खुद ही जो है प्रोग्राम दे रहे हैं 5 तारीख को कि 6 तारीख को सुबह 8:30 से 9:30 क्वेश्चन लगाने का समय है। आप विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से विधानसभा सचिव ने चिट्ठी भेजी है और आप कार्य मंत्रणा में कहते हैं कि आपका क्वेश्चन हम उसमें अवर नहीं लगाएंगे, आप यूसीसी में समय नहीं देंगे। तो सरकार भाग रही है, विपक्ष नहीं भाग रहा है, विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है। हमारा विरोध बिल्कुल नहीं है। हमारा तो यह है कि आप समय दीजिए एक दिन का पढ़ने का, उसके बाद चर्चा कराइए। हम उससे चर्चा में भाग लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज पटल पर जब पेश किया जाएगा तो क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का? क्या चर्चा के लिए वहां भी बिल्कुल हम चर्चा के लिए कहेंगे भी चर्चा के लिए हमें पढ़ने के लिए समय दिया जाए। बिना पढ़े कैसे चर्चा करेंगे? आप बताइए कि एक बिल आपके सामने रख दिया 400-300 पेज का और उसका आपसे चर्चा शुरू करो, आप बिना अध्ययन के उस पर क्या चर्चा करेंगे? सरकार डर रही है, चर्चा विपक्ष नहीं डर रहा है, सरकार डर। जी राव शिफात। तो दीपिका देखिए, सरकार डर रही है, ऐसे आरोप विपक्ष के लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सत्रवासान की यहाँ चर्चा हो रही है, यानी कि जो सत्रवासान नहीं हुआ था उसके बीच में विशेष सत्र को नहीं बुलाया जा सकता, ये विपक्ष का कहना है। अगर सत्रवासान पूरा हो जाता है, सत्र की समाप्ति हो जाती, लेकिन उसको कंटिन्यू रखा गया था और ऐसे में विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। और अगर विशेष सत्र ये है तो इसमें फिर चर्चा के लिए समय दिया जाना चाहिए, ये आरोप विपक्ष के हैं। दीपिका चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव शिफात तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब आगे रुख करेंगे हिमाचल का। लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल एक्टिव हो गई है। भाजपा को चुनाव में करारी शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया। प्रत्याशियों की तलाश के लिए दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये पहली बैठक हुई है। पूर्व रेल राज्य मंत्री भगत चरण दास की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने चुनाव को लेकर अनौपचारिक चर्चा की। बैठक में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। तो वहीं देखिए, टिकट वितरण के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, कौन कौन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, किसके पास कितना जनाधार है, इन सभी चीजों को टिकट आवंटन के दौरान देखा जाएगा। इसकी जानकारी कमेटी को दी गई है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। और चलिए, हमारे साथ इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका जरा रुख करना चाहेंगे। प्रदीप, लोकसभा चुनाव नजदीक, अब ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं वो एक्टिव हो गई है बात, लेकिन अगर यहां पर कांग्रेस की करें तो लगातार कांग्रेस जो है वो रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। जहां कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उस बैठक को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी, विस्तार में जानकारी चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, बीते कल शाम को ये बैठक दिल्ली में हुई है और जो कांग्रेस पार्टी के हिमाचल में प्रभारी है राजीव शुक्ला, उनकी आवास पर यह बैठक की, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्क्रीनिंग टीम का गठन किया गया है और उनको अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो पूर्व रेल राज्य मंत्री है भगत चरण सिंह, उनको हिमाचल प्रदेश की भी जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर कैंडिडेट तलाशने हैं, यानी लोकसभा चुनाव के लिए कौन सही उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव जीत
हैं उनकी तलाश करनी है। तो ये पहली एक परिचय बैठक थी और इसमें हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व, जिसमें खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री मुकेश अग्निहोत्री खासतौर पर मौजूद रहे। और इसमें चर्चा की गई है कि कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं और किस तरह के कैंडिडेट होने चाहिए, इसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन अभी जो शुरुआती निर्णय लिया गया है कि जो भी उम्मीदवार होंगे उनसे आवेदन लिए जाएंगे। जैसे विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों से जो उम्मीदवार बनना चाहते थे उनसे आवेदन लिए थे, इसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल की जो 4 सीटें हैं यहाँ से संसदीय बार आवेदन किए जाएंगे। हालांकि ये तय हुआ है कि जो सिटिंग एमपी होंगे, यानी मंडी से अगर प्रतिभा सिंह की बात करें तो उनको ही टिकट पहले रहेगा। लेकिन फिर भी अगर पार्टी को बाद में कुछ लगता है या तो उनका अपना चुनाव लड़ने का मन ना हो तो उस स्थिति में कोई और फैसला बेशक हो, लेकिन पहले सिटिंग एमपी को ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो 3 सीटें बचती है वहां पर नए चेहरे दिए जाने हैं और उनके आवेदन लिए जाएंगे। फिर उसका एक पैनल तैयार होगा, स्क्रीनिंग कमेटी उसको पूरा स्क्रूटनी करेगी और उसमें देखेगी कि कौन कैंडिडेट ठीक हो सकता है, किसका मजबूत जनाधार है, अच्छा वोट बैंक रखता है, समाज के बीच में अच्छी छवि है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड पूरा क्या रहा है, संगठन के लिए क्या भूमिका उन्होंने निभाई है। तो तमाम विषय रहेंगे, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण, तमाम चीजें देखेगी और फिर फाइनल रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जाएगी। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। पहली बैठक दिल्ली में हुई है, संभवतः आने वाले समय में शिमला में भी इस तरह की बैठक हो सकती है और उसमें जो आवेदन आए होंगे उसकी छंटनी की जाएगी, फिर पैनल तैयार होने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि चारों सीटें कांग्रेस के खाते में आए, सरकार होने का फायदा मिले, क्योंकि अभी केवल एक सीट ही कांग्रेस पार्टी के खाते में है, वो भी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के लिए बिल्कुल सीट जीती थी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है और इस चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ आपकी याचिका पर यह सुनवाई हुई। मेयर चुनाव में धांधली पर सीजेआई सख्त नजर आ रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देखी नगर निगम की वोटिंग की वीडियो और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो से पता चल रहा है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को डिफेस्ट किया है। क्या ऐसे ही चुनाव करवाए जाते हैं? सीजेआई ने कहा यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है, इस अवसर पर केस होना चाहिए। तो वहीं उन्होंने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त करके पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए, बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी को संभाल कर रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम की बैठकों पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरसिमरत, चंडीगढ़ मेयर चुनाव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर अब सीजेआई काफी सख्त होते हुए नजर आ रही है, जहां पर उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम की बैठकों पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें कि जिस तरह से देखा गया कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन जो है इस बार काफ़ी हाईलाइट हुए हैं। हालांकि चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब मेयर इलेक्शंस पर इतना बड़ा घमासान और हंगामा देखने को मिले और मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे, जिसमें भाजपा के मनोज सोनकर जो है वो मेयर बने थे, पर इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ और हाईकोर्ट का रुख इंडिया अलायंस ने किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल है। आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में चंडीगढ़ प्रशासन को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, पर उसके बाद अलायंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जहां पर 5 फरवरी को सुनवाई हुई है। और पहली ही सुनवाई में आपको बता दें कि जो मेयर प्रत्याशी हैं उन्हें और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उनको और भी ज्यादा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जहां पर हाई कोर्ट ने पहले रिपोर्ट मांग ली थी, वहीं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं उन्होंने पहली ही जो हियरिंग है उसमें अनिल मसीह की वो वीडियो देखी जो कि हाई कोर्ट के द्वारा वहां पर वीडियोग्राफी करवाई गई थी जब वोटिंग प्रक्रिया हुई थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने भी वीडियो देखी है, उसमें साफ पता लग रहा है कि अनिल मसीह जो है वो वोट डिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें देख रहा है। इस तरह से कड़ी झाड़ जो है वो लगाई गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उनको 17 फरवरी को आने के लिए कहा गया है, खुद आकर पेश होने के लिए कहा गया है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो 9 फरवरी को बजट सेशन था, जो कि पहले मेयर के देखरेख में होना था और उसमें जो है चंडीगढ़ को लेकर के बजट आवंटित किया जाना था। उसके ऊपर जो पहली बैठक थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल आपको यह भी बताएं कि इसके बारे में जो अगली सुनवाई है वो 12 फरवरी को होनी है। अब देखना होगा कि आखिरकार इसमें क्या कुछ और निकल कर सामने आता है, क्योंकि जिस तरह की सख्त टिप्पणियां थी, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हाईकोर्ट
कोर्ट को ये सब क्यों नहीं दिखा, उन्हें क्यों नहीं पता लगा कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इस चीज की निगरानी कर रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का कत्ल उन्होंने इस इलेक्शन को बताया था, पर टिप्पणियां तो बहुत सख्त हुई हैं दीपिका। पर अब देखना होगा कि आखिरकार चंडीगढ़ में दोबारा से मेयर रीपोल होते हैं या फिर क्या कुछ होगा। जी दीपिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरसिमरत, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल की हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।